जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है फ्रेंड 4 जुलाई के बारे में देख लेते हैं कि आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड 4 जुलाई को हर साल अमेरिका स्वतंत्रता दिवस अर्थात USA इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। जी हाँ, आज 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस अर्थात USA इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। यह दिवस 4 जुलाई को USA में मनाया जाता है। सीधी सी बात, USA का अमेरिका स्वतंत्रता दिवस है तो 4 जुलाई को ये डे USA में ही मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है तो देख लेते हैं। यह दिन 4 जुलाई 1776, ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई 1776 अर्थात 1776 को ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने की याद में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है तो हमने आपको बताया कि 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिन के बारे में कि 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर करें। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 12th में, आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी। नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइए, जा करके जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है वहाँ जाके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी, ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप जाइए, देखिए प्लेलिस्ट 6 से लेके 11 तक जितनी भी पढ़ाई हमने की है सबकी क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। और हमने जितने भी पढ़ाई अभी तक की है फ्रेंड, उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दें, क्योंकि आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही आगे के लिए एनर्जेटिक तरीके से पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बट उसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में हमने जाना था उद्यमिता के बारे में, अर्थात इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप कौन होते हैं, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप का सीधा सीधा हमने देखा था उसका मीनिंग क्या होता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने जाना था, ये देखिए। फिर हमने उसके साथ ही साथ इंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही साथ के लक्षण देखे थे, यानी कि जो उद्यमी व्यक्ति होता है, उद्यमी कौन होता है, जो अवसरों की पहचान करना जानता है और उसके साथ ही साथ उसके जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कल बताया था, एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक अवसर की पहचान करने, यानी कि दूरदर्शिता उसके हो, दूरदर्शी व्यक्ति हो और हर पहलू को वो समझ सकता हो, और वो भी ये भी जानता है कि अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी है, प्रॉफिट के लिए तो तैयार होता ही होता है, साथ ही साथ अगर लॉस भी किसी बिजनेस में उसको हो जाता है तो उसके लिए भी तैयार होता है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से। वही हमारा क्या होता है, उद्यमी व्यक्ति होता है। तो इसमें हमने देखे थे उद्यमियों के लक्षण, आप देख सकते हैं। फिर हमने सामाजिक उद्यम वृत्ति देखी थी, कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था, और साथ ही साथ जितने भी हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं इस चैप्टर में उसको वन लाइनर डेफिनेशन के माध्यम से ये हमने पढ़ा था। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने पूरी क्लास कंप्लीट की थी। अब चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन 1 कहता है, वे कौन से तरीके हैं जिनमें कार्य को समझा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, वे कौन से तरीके हैं जिनमें कार्य को समझा जा सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वे तरीके जिनमें कार्य को आप समझ सकते हैं निम्नलिखित है। पॉइंट 1, कार्य व्यक्ति के लिए एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है। कार्य कैसा कर्तव्य है जिस बाध्यता का बोध निहित है, यानी कि बाध्यता महसूस ही होती है।
तीसरा पॉइंट है कार्य नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका की सुरक्षा का माध्यम है। कार्य धर्म अथवा कर्तव्य के रूप में स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है जो स्वयं और आसपास के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट बनते वो सारे यहाँ पे लिए गए हैं। क्वेश्चन 2 है नौकरी और आजीविका में भेद कीजिए। भेद का मतलब अंतर यानी कि डिफरेंस बताइए कि नौकरी और जीविका में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हैं अधिकतर लोगों के लिए अपनी और अपने परिवार की मूलभूत यानी कि जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने हेतु अपनी जीविका उपार्जित करना निश्चित रूप से अनिवार्य एवं आवश्यक होता है। धन कमाने के लिए किए जाने वाले कार्यों को परंपरागत रूप से नौकरी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा कार्य जिसमें सिर्फ धन कमाना ही उनका उद्देश्य हो कि सिर्फ हमें पैसा कमाना है, किसके लिए अपने प्राथमिक यानी कि मूलभूत आवश्यक से हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, रोटी कपड़ा मकान। हर एक व्यक्ति को खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारी क्या किसकी श्रेणी में आती है, हमारी अगर आपसे पूछ लिया जाए मूलभूत आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए तो आप क्या कहेंगे, रोटी कपड़ा मकान। यानी कि हर व्यक्ति को इतना तो चाहिए ही चाहिए, चाहे इससे ज़्यादा भले ही उसके पास ना हो, बट जीवन जीने के लिए इतना तो जो उसको चाहिए ही चाहिए। तो बोलते हैं नौकरी क्या है कि जैसे धन कमाना क्या है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन कमाना ही क्या है, नौकरी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। धन कमाने के लिए किए जाने वाले कार्यों को परंपरागत रूप से नौकरी कहा जाता है। अधिकतर व्यक्ति जीविका के लिए नौकरी के अतिरिक्त कुछ भिन्न कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई सारे लोग होते हैं जीविका के लिए तो क्या करते हैं, नौकरी के अतिरिक्त यानी कि नौकरी तो करते ही करते हैं या फिर नौकरी के साथ साथ और भी कई अतिरिक्त काम करते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी ओवर टाइम्स भी काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति यह कहकर नौकरी और जीविका में भेद कर सकता है कि नौकरी उसके निर्मित कार्य करना है, जबकि करियर अर्थात जीविका जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा और आगे बढ़ने, विकसित होने तथा चुने हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा होता है। तो आपने समझा नौकरी और जीविका में क्या अंतर है। नौकरी वो होता है जो कि धन कमाने के लिए हम नौकरी करते हैं, और धन हम क्यों कमाते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हमारी क्या है, रोटी कपड़ा मकान। तो इसके लिए हमें हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी मनुष्य हो सबको इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। बट जीविका क्या होता है, जीविका जैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा था, उद्यमिता के बारे में, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप धन तो कमा रहे हैं, साथ ही साथ जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में अपनी एक आपको अलग पहचान बनानी है। देखिए ना, ये बता रहा है कि जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा और आगे बढ़ने, विकसित होने तथा चुने हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा है। यानी कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कार्य करें उसमें जितना आपको हो सकता है, वो आपकी पहचान से आप काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं वो आपके नाम से आपका काम जाना जाएगा। तो ये होता है हमारा जीविका है। और नौकरी और जीविका में आपको अंतर आप सीधा से ये समझिए, सिर्फ धन कमाने के लिए किया गया कार्य क्या है, नौकरी, और अपनी इच्छा से चुने हुए कार्य यानी कि जो हमारी मर्जी है अगर हम वो कार्य करते हैं वही हमारी क्या है, जीविका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन 3 कहता है अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं। वह कार्य जो समाज व अन्य लोगों के हित को ध्यान में रखकर जिम्मेदारी से किया जाता है वही हमारा अर्थपूर्ण कार्य अर्थात मीनिंगफुल वर्क कहलाता है। अर्थपूर्ण कार्य करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्ति में आत्म महत्व एवं आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे उसे सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता मिलती है। अर्थपूर्ण कार्य अपने स्वयं के जीवन और समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए अवसर प्रदान करता है। किसी भी कार्य में कार्यशील व्यक्ति कर्मचारी या स्वनियुक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों, प्रतिभाओं एवं अभिरुचियों, योग्यताओं एवं कौशलों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्वेश्चन 4 है जेंडर और लिंग शब्दों से आप क्या समझते हैं। तो हमने बोला था, समझाया था आपको, लिंग अर्थात सेक्स, आशय क्या है,
शब्द अनुवांशिक जनन अंगों इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। लिंग क्या होता है? सेक्स, जैसे लड़का लड़की की पहचान है तो वो क्या है? लिंग जो है सेक्स से जुड़ा हुआ है। लिंग का बाहरी प्रमाण प्राथमिक यौन अंगों या जननांगों से होता है। ऐसा एक्स एक्स और एक्स वाई अथवा अन्य दूसरे गुणसूत्रों के संयोजन के कारण होता है। आप सभी को पता होगा एक जो लड़की होती है उसके अंदर जो है एक्स एक्स का ही गुणसूत्र, जिन्होंने भी साइंस पढ़ी है पता होगा एक्स एक्स ही पाया जाता है। बट एक लड़के के अंदर एक्स वाई दोनों ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा जब एक्स और वाई का मेल होता है तो क्या होता है? लड़का होता है। और एक्स एक्स दोनों का जब मिलाप होता है तो क्या होता है? लड़की का जन्म होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो हम लिंग पढ़ रहे हैं ना, आपको समझ में आ गया होगा। सामान्यतः मानव जाति को दो लिंगों में बांटा गया, पुरुष और स्त्री। परंतु अभी हाल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पारजेंडर अर्थात ट्रांसजेंडर के रूप में तीसरे लिंग को मान्यता दी है। जेंडर क्या है? जेंडर सब सामाजिक पहचान पर आधारित है। जेंडर में स्त्री पुरुष के भेद के यौन अंगों की भिन्नताओं के आधार पर नहीं बल्कि कार्यात्मक भिन्नता के आधार पर स्थापित किया जाता है कि विभिन्न जेंडरों को कैसा व्यवहार करना है और उन्हें किस प्रकार के कार्य करने हैं। इस प्रकार बचपन से ही व्यक्ति की पहचान की जा सकती है जेंडर से। जैसे आप समझिए एक लड़की है तो लड़की का क्या काम है भाई? लड़की का काम है, वो बच्ची है, फिर वो बड़ी हो रही तो उसका क्या है? जब उसकी मम्मी किचन में काम कर रही तो मम्मी के साथ जो है हाथ बटाना, घर का काम करना, खाना बनाना। लेकिन अगर लड़का है तो लड़का क्या है? लड़का बाहर जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, है जो भी बाहर के काम है वो लड़का करेगा। यानी कि जितने भी घर के काम हैं वो एक लड़की करेगी। तो यही क्या है? यही हमारा जेंडर है जिसको समाज ने बनाया है। भेदभाव की दृष्टि से जो है जेंडर को विकसित किया गया, सामाजिक ये आप कह सकते हैं एक व्यवहार है, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है कि नहीं बोलते हैं ना लड़की है तो नहीं बोल, कभी अगर किसी लड़के ने रो दिया तो बोलते क्या हुआ? लड़कियों की तरह रोता है, मतलब वो जेंडर पे आधारित हो गया। भाई लड़का है तो वो रो नहीं सकता है। ये क्या है? ये एक सामाजिक परंपरा चली आ रही है शुरू से ही। लड़की है तो उसको कम बोलना है, लड़का है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब एक मानसिकता है। तो आप समझ सकते हैं जेंडर क्या है, समाज ने बनाया है। और लिंग क्या है, सेक्स से आप समझ सकते हैं लड़के लड़की का जो भी उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं तो उनसे जो है उनको वेरीफाई किया जाता है। तो लिंग और जेंडर में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पांचवा क्वेश्चन है गृहिणियाँ कौन होती हैं? परिवार की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है, आप बता सकते हैं। ये देखिए कामकाजी गृहिणियों का योगदान अधिकतर घरेलू कार्यों को करना। इन्होंने ये पूछा ना गृहिणियाँ कौन होती हैं? तो सामान्यतः घर चलाने वाली कामकाजी महिलाओं को गृहिणी कहा जाता है। आज भी महिलाओं द्वारा गृहिणी के रूप में किए गए कार्यों को आर्थिक गतिविधि न मानकर परिवार के प्रति उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी माना जाता है। परिवार की अर्थव्यवस्था में गृहिणियों का योगदान निम्न प्रकार से आप देख सकते हैं। अधिकतर घरेलू कार्यों को वो करती हैं। कामकाजी गृहिणियों का क्या योगदान है घर के अंदर? तो वो घर में भी काम करती हैं, बाहर भी करती हैं। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। क्वेश्चन 6 है महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान कैसे मिलती है? तो देख लीजिए कुछ पॉइंट्स ये सब हमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन 7 है भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जा सकती है? हमने संवैधानिक अधिकार पढ़े थे ना कई सारे, तो उसके जो है आधार पर आप बता सकते हैं कि महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जा सकती है। संवैधानिक अधिकार पढ़े थे हमने, अधिनियम पढ़े थे। क्वेश्चन 8 थे महिलाओं के हित में सरकार के क्या प्रयास हैं? देखा था ना हमने कि महिलाओं के हित में सरकार ने कितने सारी योजनाएं चलाई हैं। क्वेश्चन 9 कहता निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। कार्य जीवन की गुणवत्ता और जीवन शैली, आप इनको समझा सकते हैं। बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अभी क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे फ्रेंड, क्योंकि सारे टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं। अभी हमने करना है एमसीक्यूज़, नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब चलते हैं, आते हैं हमारे जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं। उन क्वेश्चन को हमने इसलिए किया क्योंकि वो एनसीईआरटी के टॉपिक है फ्रेंड्स। आपको वो टॉपिक आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने उसको अगेन में समझाया, अन्यथा ना भी कराते। बट एनसीईआरटी के हम एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं छोड़ सकते, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए।
आई होप आप समझ सकते हैं। देखते हैं हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन 1 कहता है कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है, यानी कि जो भी कार्य किया जाता है उससे किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। क्वेश्चन ऑप्शन ए कहता है सार्वजनिक, ऑप्शन बी कहता है व्यक्तिगत, ऑप्शन सी व्यावसायिक, ऑप्शन डी आत्मबोध। तो सीधी सी बात है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होगी, व्यक्तिगत पहचान, यानी कि हमारी स्वयं की पहचान विकसित होती है। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है वह न्यूनतम स्तर आय का, ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है गरीबी रेखा, ऑप्शन बी है विकास दर, ऑप्शन सी है जीवन की गुणवत्ता, ऑप्शन डी है जीवन स्तर। तो फ्रेंड्स, वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वह क्या कहलाता है, जीवन की गुणवत्ता, अर्थात ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 3 कहता है अर्थपूर्ण कार्य करने से कौन विकसित नहीं होता, क्या बोल रहा है, अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आत्ममहत्व, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आत्मश्लाघा है। तो अर्थपूर्ण कार्य करने से कौन विकसित नहीं होता, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, कि आत्मविश्वास और आत्ममहत्व नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, आत्मश्लाघा है। ये जब भी कोई अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वर्क आप करेंगे तो आपका आत्मविश्वास तो विकसित होगा ही होगा, आत्ममहत्व अपना खुद का इम्पोर्टेंस से विकसित होगा, बट आत्मश्लाघा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, यानी कि आत्मश्लाघा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा है तो इस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 4 कहता है जीवन को बेहतर बनाने में प्रबल इच्छा क्या कहलाती। ऑप्शन ए जीवंत, ऑप्शन बी जीविका, ऑप्शन सी जीविका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवन को बेहतर बनाने में प्रबल इच्छा क्या कहलाती है, जीविका कहलाती है। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 कहता है व्यक्ति अपने कार्य को किस रूप में देखता है। ऑप्शन ए स्तर, ऑप्शन बी वेतन, ऑप्शन सी व्यावसायिक रूप में उच्च पद, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, जो भी कार्य हम करते हैं हर कोई व्यक्ति अपने कार्य का स्तर भी देखता है, उसका वेतन यानी कि पेमेंट भी देखता है कि जो कार्य आप कर रहे हो उसमें कितनी आपको पेमेंट मिल रही है। व्यावसायिक रूप से उच्च पद यानी कि जहाँ पे आप कार्य कर रहे हो आप ये भी देखते हो कि हमें किस तरीके कौन से पद पे हम हैं। तो हमारा ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत व्यवसायों में किसे शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो प्रचलित यानी कि फेमस आप कह सकते हैं परंपरागत अर्थात ट्रेडिशनल व्यवसायों में किसे शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए बुनाई, ऑप्शन बी छपाई, ऑप्शन सी हस्तशिल्प, ऑप्शन डी फूड प्रोसेसिंग। तो फ्रेंड्स, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत व्यवसाय में किसको आप शामिल कर सकते हैं, हस्तशिल्प यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, हस्तशिल्प। क्वेश्चन 7 कहता है भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ, बताइए। भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो भारत में चित्रण कला का विकास धार्मिक संदर्भ में हुआ है, ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 कहता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसे तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन ए ट्रांसजेंडर, ऑप्शन बी समलैंगिक, ऑप्शन सी लेस्बियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसे तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई, तो ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई। किसके द्वारा दी गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन 9 कहता है कस्तूरबा गांधी, पढ़ा था ना हमने, डिटेल में बताया था आपको कितना इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्यों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई, किस लिए की गई, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मेन उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए वंचित लड़कियों को शिक्षित करना, ऑप्शन बी कहता है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन सी कहता है बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करना,
ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य वंचित लड़कियों को शिक्षित करना, यानी कि जो गरीब घर की लड़कियां हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल रहा है, यानी जो नहीं पढ़ रही हैं, उनको शिक्षित किया जाए। जो शिक्षा से वंचित है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं होते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ पाती, दूरी होने के नाते वो जा नहीं सकती। तीसरा है बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करना, रहने की जगह देना। तो ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही ऑप्शन क्या आ जाएंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का ये सारे ही मुख्य उद्देश्य हैं। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से सुकार्यकी की लाभ कौन सा पढ़ा था हमने? सुकार्यकी बताइए। सुकार्यकी अभी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा था, इसको हमने क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एर्गोनॉमिक्स। आपको हमने बोला था सुकार्यकी के कई सारे नाम हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा हिंदी में, हिंदी पे मत जाइएगा, एर्गोनॉमिक्स आप समझिए इंग्लिश में। और आप जाके देखिए क्लास, बहुत ही डिटेल में आसान भाषा में आपको समझाया गया है कि सुकार्यकी अर्थात एर्गोनॉमिक्स होता क्या है। तो इसमें क्वेश्चन वही बना है कि निम्न में से जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से सुकार्यकी का लाभ कौन सा? ऑप्शन उत्पादकता को बढ़ाना, ऑप्शन बी त्रुटियों को कम करना, ऑप्शन सी दक्षता को बढ़ाना, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, सुकार्यकी के ये सारे ही लाभ हैं, उत्पादकता को भी बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, दक्षता को बढ़ाना, और ये सभी। तो कैसे हैं आप जाके क्लास देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा MCQ। अति लघु उत्तरी फटाफट देख लेते हैं, क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, क्योंकि ज़्यादा समझाने पे क्लासेस थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है, कार्य सभी मनुष्यों के लिए क्या है? आप बता सकते। कार्य सभी मनुष्यों के लिए प्रमुखता दैनिक जीवन की अधिकांशता गतिविधियाँ जिनको प्रत्येक व्यक्ति करता है। कार्यों को कोई 3 अवलोकन बताइए। पहला है, कार्य आध्यात्मिक आचरण का एक भाग है। दूसरा, कार्य सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने का माध्यम है। तीसरा है, कार्य नौकरी एवं आजीविका का साधन है। क्वेश्चन 3, कार्य का एक प्रचलित अर्थ बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जीविका के रूप में मनपसंद कार्य। व्यक्ति को कार्य को मनपसंद जीविका मानकर करने में संतुष्टि मिलती है। इस जीविका को करने के लिए उसे प्रेरणा प्राप्त होती है और वह आंतरिक तथा श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। हस्तशिल्प क्या है? पढ़ा था हमने, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, पाक कला किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति में भोजन पकाने को पाक कला कहा जाता है। क्वेश्चन 6 कहता है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के व्यवसाय विकसित है? बताइए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत प्रकार के व्यवसायों का विकास हो, जैसे बुनकर, हस्तशिल्प, गलीचे बनाना, सोलह पीठ शिल्प इत्यादि। क्वेश्चन 7 कहता है, भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ? तो भारत में अधिकांशतः चित्रण कला का विकास धार्मिक उपासना के संदर्भ में हुआ है। इससे संबंधित वास्तुकला की अलग अलग क्षेत्रीय शैलियाँ देखने को मिलती हैं। और क्वेश्चन 8 कहता है, सामान्य और अपेक्षित व्यवहार से किसी भी प्रकार का विचलन कैसा हो जाता है? तो बताइए। सामान्य और अपेक्षित व्यवहार से भिन्न भिन्न किसी भी प्रकार का विचलन अनौपचारिक, अपरंपरागत एवं कभी कभी अवज्ञाकारी हो जाता है। क्वेश्चन 9 है, महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किया गया कोई एक प्रयास बताइए। हमने कई सारे प्रयास के बारे में पढ़ा था, तो आप बता सकते हैं। समान प्रकृति का समान कार्य को सुनिश्चित करने के लिए समान वेतन हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया। क्वेश्चन 10 है, जीवन कौशल क्या है? तो जीवन कौशल वे क्षमताएं होती हैं जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों को उचित रूप से व्यवहार के योग्य बनाती हैं, उसी को हम जीवन कौशल कह सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, कार्य क्या है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। कितनी बार हमने पढ़ा? जीविका क्या है? अभी जो हम पढ़ रहे थे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3, भारत के परंपरागत व्यवसाय से क्या आशा है? अभी जस्ट हमने करा था लघु उत्तरीय में। कार्य, आयु एवं जेंडर को संक्षेप में बताइए। कार्य को भी हमने समझा था, आयु जेंडर को भी अभी हमने डिटेल में आपको पीछे बताया जो हम NCERT कर रहे थे। महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को समझाइए। एक प्रयास तो हमने इधर देख लिया था और कई सारे प्रयास हमने जब हमने क्लास कर रहे थे, हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, उसमें किया था, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 6, संस्थाओं और कर्मचारियों के कार्य जीवन में गुणवत्ता का क्या महत्व? आप बता सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्लान क्लास आज की थोड़ी बड़ी हो गई, बट क्या करें, बहुत अगर डिटेल में ना पढ़ाएं तो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। कई सारी चीज़ें होती हैं कि मैं बस ऐसे बुक ही तो पढ़ा, आप खुद भी पढ़ सकते हो है, इसीलिए कुछ चीज़ें जहाँ मुझे लगता है इम्पोर्टेंट वहाँ फिर डिटेल में हम जाने लगते हैं।
इसके लिए क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। चलिए कोई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हमने किए, आई होप इससे आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिए। जो भी आपको डाउट होता, कोई भी क्यूरी होती है, कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके हर क्यूरी को हल किया जाएगा, सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। और अपना फीडबैक दीजिए, क्लास अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी तो भी, क्या है कैसा, जो भी आपके माइंड में है फीडबैक के माध्यम से बताइए। क्योंकि फ्रेंड्स, फीडबैक तो जब तक आप नहीं देंगे हमें क्या ही पता चलेगा। और आपके हर फीडबैक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और ऊर्जा मिलती है अच्छे तरीके से डिस्कशन करने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ाना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और क्लास समझ में आई हो तो बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।